आज का टॉपिक है सेल साइकिल, डिवीज़न, सेल की डिवीज़न, रेगुलेशन। सेल साइकिल में हम पूरे एक साइकिल देखेंगे। डिवीज़न में हम उसके एम फेज़ के डिवीज़न वाले फेजेस देखेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, अगर मियोसिस है, माइटोसिस है, क्या क्या आता है। रेगुलेशन में हम क्या देखेंगे कि ये कंट्रोल कैसे होती है सेल साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो वॉन मॉल, इन्होंने म्यूटेशन पे भी काम कर रखा है ड्रोसोफिला में। तो इन्होंने सेल साइकिल को कैसे स्टडी करा था, एक एल्गी के ऊपर। एल्गी क्या थी हमारी, क्लेडोफोरा ग्लूमेराटा। ठीक है, इसके अंदर सेल साइकिल सीन करी थी और क्या क्या देखा था कि जो सेल साइकिल है ना, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा वो तो अलग चीज़ है। हम सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यही सब इन्होंने भी देखा था, तभी इसके बारे में इतनी नॉलेज आई है। तो सबसे पहले सेल साइकिल में क्या होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं। G1 फेज, जी एस फेज, G2 फेज और पूरा एम फेज। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि जो सेल साइकिल है वो दो फेजेस में बटी हुई है, आई फेज में और एम फेज में। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, आई पी मैट। आई का मतलब इंटरफेस, पी का मतलब प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज और टी का मतलब टीलोफेज। एक तो इंटरफेज में बटी और दूसरी एम फेज में, ऐसे बटी हुई है। ठीक है, ये है, और ये इसकी लाइन वाइज सीक्वेंस याद करने का फॉर्मूला। तो हमारा जो G1 फेज़ है, आई फेज़ के अंदर क्या आता है, ये जो हमारा आई फेज़ है ना, इसमें G1, S और G2 फेज़ आता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी डिवीज़न नहीं हो रही, तो ये एम फेज़ नहीं, ये आई के अंदर आ रहा है। तो आई फेज़ है जो हमारा, मतलब इंटरफेज़ है जो हमारा, उसमें G1 है। इसको मैं जूम कर लेती हूँ। जो G1 फेज़ है ना, ये वाला, वो 11 आवर्स का है। एस फेज़ है हमारा 8 आवर्स का, G2 फेज़ है हमारा 4 आवर्स का, और पूरा एम फेज़ है हमारा पी मैट वाला 1 आवर का। तो 11, 8 और 4, 23 आवर्स तो यहीं हो गए इंटरफेस का, इंटरफेस में है। और जो पूरा 1 बचा है, ये किसका, एम फेज़ का। तो एम फेज़ बहुत छोटा सा होता है, और ऐसे पूरी साइकिल अप्रॉक्स 24 आवर्स की होती है हमारी। ठीक है, तो हम सबसे पहले G1 फेज़ देख रहे हैं। G1 फेज़ में क्या देखने में, 11 आवर्स का है। इसके अंदर सेल की जो सेल को चाहिए ना, ग्रोथ होएगी सेल की। क्या चाहिए अगले फेज़ में जाने के लिए, जो भी प्रोटीन, एंजाइम्स, जो भी चीज़ें लगेगी, वो सारे सेल अपने इस फेज़ में, ग्रोथ के 1 फेज़ में, G1 फेज़ में क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। जैसे अगला फेज़ क्या हमारा एस है, जो 8 आवर्स का, उसमें रेप्लिकेशन होनी है। तो रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम है, हेलिकेज वगैरह वगैरह, प्राइमर के लिए डीएनए पॉलीमरेज, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ सिंथेसाइज हो रही होगी, G1 फेज़ में। तो उसके बाद बढ़ती है साइकिल आगे एस फेज़ में। एस फेज़ में हमें क्या पता होना चाहिए रिगार्डिंग टू दिस सेल साइकिल, उसके अंदर रेप्लिकेशन होती है एस फेज़ में, जो 8 आवर्स की, उसमें रेप्लिकेशन होती है। और किस किस की रेप्लिकेशन, क्या क्या डुप्लीकेट करता है, डीएनए, उसका हिस्टोन प्रोटीन और सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कह लो, इन सब का रेप्लिकेशन होता है। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमें पहले वाले फेज से मिलती है। अब ये जो रेप्लिकेशन हुआ कंटेंट है वो आगे जाएगा, आगे जा रहा है। तो अभी तक कैसी कहानी रही होगी हमारा ना, ये होगा पहले फेज में ग्रोथ में। ठीक है, एस फेज में वो ये बना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा, ये और डबल ऐसे इमेजिन, ऐसे कर लो, ये बना होगा। तो भाई ये जो है, इनको अलग अलग जाना है ना, अलग अलग जाना है। तो इसको कौन लेकर जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसलिए हमें अगला ग्रोथ फेज आता है हमारा G2 ग्रोथ फेज। G2 ग्रोथ फेज जो 4 आवर्स का होता है लगभग, उसके अंदर क्या सिंथेसिस होती है, इसमें भी कुछ ऐसे प्रोटीन या एंजाइम सिंथेसाइज करेंगे जो हमें आगे, जो हमारा पी मैट वाला फेज है ना, ये पी मैट वाला, पी मैट में चाहिए होगा, मतलब एम फेज में चाहिए होगा, तो वो ट्यूबुलिन है। तो अब उसके बाद करते हैं, ट्यूबुलिन सिंथेसाइज हो चुका है, तो आगे जाने पे क्या मिलेगा हमें, ये पूरी साइकिल है। प्रोफेज आया, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्या है भाई, सारे के सारे ना एस वो बन रहे हैं, फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, पोलर, एस्ट्रल, काइनेटिक और माइक्रोफाइबर, ये सब बनेंगे। ठीक है, इनका काम क्या है, जो हमारे सेल में मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम अलाइंड हो रखे, इनको आपस में सेपरेट करना है, ऐसे पोल पे ले जाना। तो ये जो चाहिए ना इसके लिए, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, जिसका इनिशिएटर यूनिट ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ था, G2 में बन चुका था, इसलिए यहाँ जाके ये सब बना। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी प्रोफेज में, डीएनए कंडेंस हो जाएगा। मेटाफेज में क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट चुकी है, क्रोमोसोम बाहर ऐसी साइटोप्लाज्म में पूरे फैले हुए हैं, तो मेटा इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे। मेटाफेज में ये होता है। एनाफेज में क्या होता है, जो इंटरजोनल फाइबर होते हैं वो पुल करते हैं किसको, अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, ये हमारा ये था क्रोमोसोम, इमेजिन ये मेटाफेज प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट है, ये काइनेटिक कोर है,
सेंट्रियोल है ये हमारा, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोमियर आई मीन। तो ये जो सेंट्रियोल है ना, इस सेंट्रोमियर से क्या होएगा, वो खींचेगा जो हमारे डिजिटल फाइबर होंगे, इंटर डिजिटल या पोलर कह लो। तो कहाँ कहाँ बनते हैं, सबसे पहले जो हमारे काइनेटोकोर फाइबर होते हैं वो इससे अटैच करते हैं काइनेटोकोर से। जो हमारे पोलर फाइबर है वो हमारे इंटर डिजिटल यूनिट बनाते हैं, ऐसे ऐसे ये इंटर ओवरलैप होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारे एस्ट्रल फाइबर है वो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ जा रहे होते हैं सेल से, वो एस्ट्रल फाइबर होते हैं। तो इसको यहाँ से ना, इसको पुल करना है। पुल करने के लिए इसका यहाँ से जो सेपरेशन कराना है, इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में ना कोहेसिन प्रोटीन अटैच होता है। इस कोहेसिन प्रोटीन को भी तोड़ना होता है। ये वाली बात चल रही है, कोहेसिन मतलब आपस में कोहेशन करा के रख रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा टी फेज, जिसमें वो अलग हो चुका होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पी के अंदर वो हुई थी, क्या हुई थी, गायब हुई थी, वो टी तक वापस आ जाती है। क्योंकि जो ऐसा है सेल, अगर इसकी मेम्ब्रेन टूटेगी तभी तो ये क्रोमोसोम बाहर आएंगे, बाहर आए तो तभी तो ये लगेंगे लाइन में और इसको खींचेंगे। और जब खींच जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ आएंगे, तो फिर सेल वॉल को या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो भी चीज़ है, हम अभी एनिमल की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे बन जाना चाहिए, इसकी जो बाउंड्री है वो बन जानी चाहिए। जो स्पिंडल फाइबर था उनका खींचने खिंचाने का काम खत्म है, तो वो हट गए और जो पोल्स पे चला जाएगा हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आती है जी नोट। जी नोट कभी कभी आती है कहीं कहीं, मतलब जीवन से पहले होती है जी नोट। ये क्वासिकेंट स्टेज कहते हैं इसको। ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे कभी कोई सेल के अंदर डिवीजन ही नहीं चल रही, वो मैच्योर हो चुका है, वो डिफ्रेंशिएट कर चुका है, जैसे कि न्यूरॉन है, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे देखो तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। सिंथेसाइज होएगी रेप्लिकेशन के लिए, सिंथेसाइज होएगी क्रोमोसोम को अलग करने के लिए, क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पे रेप्लिकेट हो चुका है, तो यहाँ पे अलग की तैयारी चलेगी, ठीक है। और एक सेल से 2 सेल्स, 4 सेल्स ऐसे बनते रहेंगे। अगर हमारा एनिमल है ना सेल, तो एनिमल सेल में कहाँ होती है, यहाँ पे एनिमल सेल में टीलोफेज के अंदर जाने से पहले वो क्या कर लेता है, जाने से पहले ही, बिफोर टीलोफेज क्या होती है, साइटोकाइनेसिस, सेल अलग हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है। और उसके बाद जो प्लांट है ना उसमें जस्ट बाद में होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये अलग कैसे होता है। ये चीज़ याद रखनी है, अगर एनिमल है ना, ए से एनिमल, ए से एक्टिन याद रखना है। इसमें एक्टिन का रोल होएगा विद मोटर प्रोटीन मायोसिन 2। ये आपस में मिलकर कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाएंगे और फरो बनाने लगेंगे, फोर्स जनरेट करते रहेंगे उस एरिया पर, और क्लीवेज हो जाएगी सेल की, लाइक ये है, ठीक है। सेल ये है और ये है, यहाँ पे फरो बनाएंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाते रहेंगे और एक फोर्स जनरेट होएगा और फटाक से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, और ड्रोसोफिला ने इसको स्किप करती है, इसलिए ड्रोसोफिला का अगर हम सेल देखेंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, तो मतलब सेप्टम्स नहीं बने बीच में, मल्टी न्यूक्लिएटेड। यस, सिनिशियल वो स्टेज उसे कहते हैं ना जिसके अंदर कोई भी ऐसी बाउंड्री ना हो। तो ये बाउंड्री तो होती अगर क्लीवेज हो रही होती, क्लीवेज तो हुई ही नहीं ना, तो एक ही सेल के अंदर इतने सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। ड्रोसोफिला हो गया। प्लांट का केस देखते हैं। G2 फेज में ना, जहाँ ट्यूबुलिन बन रहा था, इधर G2 फेज में क्या होएगा, माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन यही बना था ना। लेकिन प्रोफेज से जस्ट आने से पहले ये माइक्रोट्यूब्यूल हट भी जाते हैं और जो एक्टिन होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो एक्टिन रिमेन रहेगा और माइक्रोट्यूब्यूल हट जाएंगे। पोलर स्पिंडल फाइबर बनते हैं एनाफेज आते आते। फिर फ्रेगमोप्लास्ट आता है। फ्रेगमोप्लास्ट के जैसे ये सेल था, इसके बीच में क्या होता है, ER और गोल्जी के ना कुछ कुछ डिपोजिशन ऐसे ऐसे बनने लग जाती है, ठीक है। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। ये एक सीमेंटिक लेयर है, ये आगे भी सेल वॉल प्रिकर्सर को बुलाती है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल भी आता है, पॉलीसेक्राइड, कुछ सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रल, ये सब आके यहाँ पे सेल वॉल बना देते हैं, और ये सेल अलग, ये सेल अलग, ऐसे हो जाता है। अब इसमें और क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे एक्टिन यूज़ हो रहा था, यहाँ पे पहले माइक्रोट्यूब्यूल आया, फिर एक्टिन आया, फिर माइक्रोट्यूब्यूल हट गया, फिर माइक्रोट्यूब्यूल फिर से आ गया, यही है बस। और ये इसके साइटोकाइनेसिस के अलग अलग साइट है एनिमल और प्लांट के केस में। अब हम करते हैं, ये जो हमने पढ़ा था ना IP मैट, ये बात ही किसकी शुरू से हम कर रहे थे, मियोसिस की। एम फेज में मियोसिस है, क्योंकि अगर एम फेज में माइटोसिस होता तो डायरेक्ट सिंपल सी डिवीज़न करता और चला जाता, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेज के। प्रोफेज में क्या हुआ ये तो देख लिया हमने, DNA कंडेंस हुआ। P में क्या होएगा, DNA का कंडेंसेशन होएगा। M में क्या होएगा, इक्वेटोरियल प्लेट, ये रहा ना इक्वेटोरियल प्लेट। A में इंटरजोनल और एंड पे चले जाएंगे कोहेसिन। T में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वो पोल्स पे है। अभी क्या है भाई यहाँ पे,
जो प्रोफेज है ना उसको खोल रहे हैं हम। प्रोफेज में क्या आएगा, लता ज़रा पानी दे दो। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेनकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये ऐसे याद रखने हैं। सबसे पहली जो स्टेज है ना उसमें एक ये याद रखना है, प्रोफेज में कंडेंसेशन हो रही थी ना, और माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन की मेनली बात हुई थी, और न्यूक्लियर एनवेलप की गायब होने की बात हुई थी। 3 बातें हुई थी प्रोफेज में, तो उन 3 बातों को मीन्स पूरे में बांटना है। अगर हमारी मियोसिस चल रही है तो क्या हो रहा होगा, ये सारी प्रोफेज मेटाफेज ये सब तो उसमें भी आएगा, माइटोसिस में और मियोसिस में भी है। लेकिन अगर मियोसिस चल रहा है ना तो प्रोफेज ऐसे डिवाइड होएगी, लता ज़रा पानी दे दो में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेनकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में। तो जो क्रोमोसोम है भाई वो कंडेंस होंगे लॉन्ग थिन थ्रेड में। जो क्रोमोसोम में होंगे ना वो एक अटैचमेंट प्लेक्यू से अटैच होंगे। जैसे ये हमारा सेल है और न्यूक्लियर वॉल डिसइंटीग्रेट होने वाली थी ना, ऐसे से ये न्यूक्लियर वॉल है, ठीक है। इससे क्या है, हमारे क्रोमोसोम अटैच है ऐसे। अगले में वो बोल रहा है रेप्लिकेशन तो हो चुकी होगी एस फेज में, क्योंकि लिप्टोटीन क्या है, प्रोफेज का है, और प्रोफेज क्या है, एम फेज से रिलेट कर रहा है। तो इससे आई फेज में जो था इंटरफेज, उसके एस फेज में रेप्लिकेशन हो चुकी होगी। तो जो रेप्लिकेशन अगर होगी है तो रेप्लिकेट होंगे, तो मतलब 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वहाँ पे जो एक की तरह दिख रहे हैं। कंडेंस, हाईली कंडेंस है नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिख एक रहे है तो 2। बैकवर्ड स्टेज क्या होती है, ये ना इस चिप से, कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे ना ये जो टिप है ना ये आपस में इंटरेक्ट करने को ट्राई करती है, या इससे इंटरेक्ट करेगा या आपस में इससे, ताकि पास में आ जाए। पास में क्यों आना चाहती है, क्योंकि उनको साइनेप्सिस करना है। साइनेप्सिस क्या होते हैं, बीच में ना अगर ये क्रोमोसोम है, इमेजिन मैं इसको खोल दूँ, वैसे तो ये कंडेंस है, ऐसे दिखते नहीं है, बिल्कुल थ्रेड लाइक दिखते हैं, ये कंडेंस है। टिप से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं ये, और फिर यहाँ पे प्रोटीनिमल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलेंगे। बैकवर्ड स्टेज से पहले वो साइनेप्सिस करते हैं, पास में आते हैं, और फिर प्रोटीनेशियस एक्सिस बनाते हैं 2 क्रोमोसोम के बीच में, जिसको बाद में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जैसे ये रहा एक क्रोमोसोम, ये रहा एक, ये रहा, और ये थ्रेड की तरह दिख रहे होते हैं ऐसे ऐसे। इसके बीच में क्या है, ये प्रोटीनेशियस एक्सिस है जो बाद में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाती है, और इस ये क्या है, साइनेप्सिस, जो टिपिन की तरफ एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। और ये जो साइनेप्सिस होने की चीज़ है ना, जाइगोटीन स्टेज में साइनेप्सिस जो हो रहा है वो करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है किसका, सोमैटिक सेल का। अगर सोमैटिक सेल डिवाइड कर रहा है डजेंट मीन कि वो सिनेप्सिस शो करेगा। अगर वो नहीं कर रहा सिनेप्सिस शो तो हम ये नहीं कहते हैं कि भाई वो डिवाइड नहीं कर रहा। अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसके बीच में बना है, 2 होमोलोगस के बीच में बना है। होमोलोगस, होमोलोगस ना हमेशा पेयर की बात करता है। होमोलोगस ऐसी जिसमें पेयर हो, एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम। होमोलोगस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर कोई भी इंडिविजुअल बना है वो मदर और फादर के क्रोमोसोम से बना है। एक क्रोमोसोम इससे आता है मदर से, और एक आता है फादर से। तो इमेजिन यहाँ पे ना ये फादर का क्रोमोसोम है होमोलोगस, ये फादर की बात करें, फादर के पास कैसे आया वो नहीं बात करें। फादर के पास तो ऐसे है पेयर में, इधर मदर का बना लेते हैं, मदर के पास भी, सॉरी मदर का ये ले लेते हैं, मदर के पास ये रहा, ठीक है। इससे एक आया पेयर, या मैं इसको ब्लू ही ले लूँ, इससे एक आया ये पेयर फादर वाला, ये वाला आ गया, एक ही आएगा ना, हाफ आते हैं क्रोमोसोम। और इससे आया ये मदर का, ये दोनों भी तो आपस में एक ही पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, तो होमोलोगस हो गई ये क्रोमोसोम, क्योंकि एक ही लोकस पे वो हो रहे होंगे, होमोलोगस है ये फादर का और मदर का। और क्रोमेटिड कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। तो ऐसे नहीं दिख रही बायोवेलेंट स्टेज विद टेट्राड। तो लेप्टोटीन में 4 बातें याद रखनी है, कंडेंस, प्लेक्यू, एक दिखेंगे, टिप मूव करेगी बैकवर्ड स्टेज में। फर्दर बैकवर्ड स्टेज सिनेप्सिस दिखाएगा, फिर प्रोटीनेशियस, और फर्दर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विच अपीयर एज अ बायोवेलेंट और टेट्राड। उसके बाद बात करें तो पेनकाइटिन स्टेज, जिसमें बायोवेलेंट बिल्कुल विजिबल दिख रहे होंगे, अब तक तो बहुत अच्छे से बन चुके होंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है पी का, पानी वाले का, पेनकाइटिन का, रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनती है भाई यहाँ पे, किसकी वजह से, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की वजह से। और वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या है, रैड51 और रैक ए प्रोटीन। अगर कोई पूछ ले, एग्जाम में भी अभी आया हुआ था, एग्जाम था किसका, अभी वो कौन सा था, डीबीटी का, हाँ डीबीटी में पूछा हुआ था कि रैक ए है, जो रैक है वो किसका है, तो ऑप्शन दे रखे थे नीचे, रेप्लिकेशन का, जैसे उसमें रैप ए प्रोटीन है, रेप्लिकेशन वाला प्रोटीन जो एसएसबी की तरह, आरपीए है, वो क्या करता है, एसएसबी की तरह काम करता है। तो भाई कन्फ्यूज़न हो जाती है जब रेप्लिकेशन भी दे रहा है, फिर एक रिकम्बिनेशन दे रखा था, और फिर एक होमोलोगस रिकम्बिनेशन रिपेयर दे रखा था, ऐसे था। तो ये रैक के किसका पार्ट है, रिकम्बिनेशन का, ठीक है, नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन दे रखा था, तो ऐसी है, ठीक है। इसकी वजह से, रिकम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होएगी किसकी, नॉन सिस्टर के बीच में। अब क्या सिचुएशन थी, ये मदर का
ये फादर का, आपस में तो ये जुड़े हुए हैं। रिकम्बिनेशन क्या करा रहा है, क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो ये क्या होगा, ये इसके पास जाके थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर कर लेगा। तो वो क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड तो नहीं है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 और 2 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, 3 और 4 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, बट 2 और 3 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। तो मतलब 1 वाला 3 से पेयर कर सकता है और 2 वाला 4 से पेयर कर सकता है। और क्या कर सकते हैं, ये 2 और 3 आपस में भी पेयर कर सकते हैं। तो ईजी तो 2 और 3 का दिख रहा है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का रिकम्बिनेशन बन गया। तो ये जो चीज़ बनी थी ना यहाँ पे, एक ये और दूसरा ये जो एक ये चीज़ है ना, ये इसको बोलते हैं चियाज़मा, एक्स को बोलते हैं, जो एक्स बना है ये, इसको बोलते हैं चियाज़मा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें रख रही हैं, बॉम्बिक्स मोरी, फीमेल सिल्कवॉर्म और मेल ड्रोसोफिला, ये 3 चीज़ें क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाती है मियोसिस में, अपनी मियोटिक स्टेजेस में ये क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगली स्टेज पे। अगली स्टेज में डिप्लोटीन है। डिप्लोटीन में क्या देखना है, जो सैनेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था ना शुरू में, भाई वो डिसॉल्व हो गया, हटना भी तो है उनको। चार्ज जो एक्स ऊपर से जुड़े थे ना, वो तो प्रेजेंट रहेगा। और जो oocytes है, अभी कंडेंसेशन थी, ऊपर जो था वो क्रोमोसोम क्या था, कंडेंस था काफ़ी, डीकंडेंस होना शुरू होगा, इसलिए आरएनए सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। और आरएनए सिंथेसिस से जो चीज़ बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम, लैम्ब्रश क्रोमोसोम। आरएनए सिंथेसिस चले जा रही है, चले जा रही है, तो वो जो आरएनए बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, लैम्ब्रश क्रोमोसोम। एम्फीबियन में देखा जाता है। और oocyte इसी स्टेज में रहते हैं, मतलब आरएनए सिंथेसिस ही करता रहता है oocyte, मंथ या ईयर तक ऐसी डीकंडेंस स्टेज में डिप्लोटीन में पड़ा रहता है। साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया और चियाज़मा अभी भी पड़े हुए हैं, प्रेजेंट है। फिर क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस है हमारा वो, एक सेकेंड, जो न्यूक्लियोलस है हमारा वो क्या हो चुका है, अब डिसअपियर हो चुका है। किसकी बात कर रहे हैं, डाइकाइनेसिस की, ठीक है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, टर्मिनलाइजेशन, आरएनए सिंथेसिस जो शुरू हुई थी यहाँ पे वो बंद हो गई है, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं, अब थिक है और डिटैच भी हो चुके हैं, किससे, प्लैक्यू से, एंड वी आर डन। उसके बाद क्या है हमारा, प्रोफेज खत्म हो गया। अगर मियोसिस की बात करें, माइटोसिस में तो ये सारी स्टेजेस ही नहीं आनी थी, लगता ज़रा पानी दे दो वाली, ठीक है, वो उसमें सिंपल प्रोफेज पी मैट आना था उसमें। अब मियोसिस में प्रोफेज खत्म हुआ, फिर मेटाफेज 1 में अलाइनमेंट हो जाएगी। एनाफेज 1 में क्या होगा, सेपरेशन होता है, वही खींचते हैं ना माइक्रोट्यूब्यूल, बट ये सेपरेशन किसका हो रहा है, नॉन होमोलोगस का। कैसे, क्योंकि वो चाज़मा बना हुआ है ना, चाज़मा प्रेजेंट था, तो ये चाज़मा तो दिख रहा है हमें। तो जब ये अलग होंगे, वो यहाँ से अलग करेगा ना कि यहाँ और यहाँ से, पहले वो नॉन होमोलोगस को अलग करेगा ना, तो ये ऐसे दिखेंगे, तो नॉन होमोलोगस का हो गया। उसके बाद क्या है, फिर टेलोफेज आया, ये अलग अलग, ये एक पोल पे चला गया, ये एक नीचे वाले पोल पे चला गया। प्रोफेज 2 आया, फिर से कंडेंसेशन हुई, मेटाफेज आया, अलाइंग हुए। एनाफेज में अब क्या हो रहा होगा, एनाफेज में क्या हो रहा होगा कि ये जो ये अलग हुआ, ये ऊपर चला गया था और ये वाला नीचे आ गया था ना, ऐसे बन गए थे, राइट, लाइक ये एक सेल बन गया था और ये एक सेल बन गया था। तो अब मैं इस सेल की बात करें, अब इसकी डिवीज़न अगर देखी जाएगी तो यहाँ से होगी बीच में से, तो जब ये हुआ ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, पर ये दोनों कैसे थे, सिस्टर क्रोमैटिड थे या होमोलोगस थे, तो उनका सेपरेशन हुआ। मियोसिस 2 में अगर कोई पूछे कि होमोलोगस कहाँ सेपरेट हो रहे हैं, तो वो मियोसिस 2 में हो रहे हैं, और अगर पूछे नॉन होमोलोगस कहाँ सेपरेट हो रहे हैं, तो वो मियोसिस 1 में हो रहे थे। अब हमारा है अगला टॉपिक इसमें ही, क्रोमोसोम का सेल साइकिल हो गया, डिवीज़न भी हो गई है, इतना ही पढ़ना है इसमें। अब है एक जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है या डीएनए का काउंट है, वो कैसे काउंट करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हम एन से दिखाते हैं, जैसे हम डिप्लॉयड है तो हम 2n लगाते हैं, कोई हैप्लॉयड है तो उसके लिए n। तो ये क्रोमोसोम बता रहा है कि हमारे पेयर में ऐसे ऐसे एक, और ये एक ऐसे, ये डिप्लॉयड कंडीशन दिखा रहे हैं, और इसके अंदर ऐसे है, ये हैप्लॉयड कंडीशन दिखा रहे हैं। तो जो 2n है, n वो दिखाना हो गया, और c का मतलब कि कितनी कॉपी है डीएनए की, हम डिप्लॉयड है तो 2 कॉपियाँ होती है, ठीक है। तो अब ये दिखा रहा है, अब रूल्स क्या है, जितने सेंट्रोमियर होंगे इसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का। अगर डिप्लॉयड का केस है ना, तो हम एक पेयर को काउंट करेंगे, ये दिख रहा है पेयर में एक, इसको काउंट करेंगे, और हैप्लॉयड है तो एक इंडिविजुअल को काउंट करेंगे, बस ये याद रखना है। और क्या याद रखना है, सेंट्रोमियर एन के लिए हम देखेंगे सेंट्रोमियर कितना वो है, हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, सेंट्रोमियर देखेंगे, और क्रोमेटिड के लिए, सी के लिए हम क्रोमेटिड देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये दिखाऊं, दिख रहा है हमें हैप्लॉयड है, एक ही है,
एन आ गया। क्यों? क्योंकि एक ही तो सेंट्रोमियर है इसके पास, एक सेंट्रोमियर तो एन। दिख कितनी रही है कॉपी? एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? 2C कंटेंट है इसके पास। अब हम चलते हैं अपने डिप्लॉयड की तरफ। इमेजिन जॉर्म सेल्स थे फादर मदर के, फर्टिलाइजेशन, अब G1 में आ चुके हैं वो। G1 में हमें क्या दे रखे? कुछ भी कंटेंट दे रखा होगा, हम देख रहे हैं 2 पेयर दिख रहे हैं हमें होमोलॉगस। हमने एक पेयर उठा लिया, डिप्लॉयड कंडीशन है ना, तो पेयर को लिया। अगर ये हैप्लॉयड कंडीशन होते ना, सिर्फ इसको ले रहे होते हम। एक मिनट, अगर मैं इसको जूम कर दूँ, अगर वो बोलता कि ये हैप्लॉयड है तो मैं एक को देख रही होती, एक पेयर में से भी एक को, इंडिविजुअल को। अब वो कह रहा है डिप्लॉयड है तो मैं एक पेयर को ले लेती हूँ, लूँगी एक ही, चाहे फादर का ले लो चाहे मदर का। ठीक है, तो क्या इसको देख के तो मुझे 2 सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, 2n नंबर आ गया, एक कॉपी एरी, एक कॉपी एरी 2C आ गया। रेप्लिकेशन में डबल हो गया। ये मदर फादर का लिया मैंने या मदर का लिए, ब्लू वाला फादर को लेके चलते, चलो फादर का लिया तो मैं फादर को ही देखूंगी। अब इसमें 2 सेंट्रोमियर दिख रहे हैं 2n, 4 कॉपी दिख रही है 4C। लेकिन अगर कोई पूछे रेप्लिकेशन में एस फेज में क्या होता है, कितना 2n 2 से होता है, भाई हमें दिख रहा है, ये कब दिख रहा है? जब रेप्लिकेशन हो गया तभी तो डुप्लीकेट हुआ। एस फेज में चल रहा होता है, G2 तक तो वो हो चुका होता है, तो एस फेज में भी हम यही दिखाएंगे 2n 2C। मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये होने की डबल प्रोसेस चल रही होती है, फिनिश नहीं हुई होती तब तक, तो हम 2n 2C ही दिखाएंगे अगर एस फेज में पूछे। G2 फेज में यही वाला, ये जो दिख रहा है 2n 4C, 2 सेंट्रोमियर और 4 कॉपी। फिर आता है एम फेज। एम फेज में क्या करना है? हमने देखे थे ना, पेयर बन गए थे, वो पेयर बन गए थे ना, तो पेयर एक तरफ चले आए, पेयर एक तरफ चले आए। अब भी मैं एक फादर को ही देखूंगी, ब्लू वाले को मैंने ले लिया, क्योंकि जब पेयर बन रहा होगा, पेयर सेपरेट होते हैं कहाँ पे? मियोसिस 1 में। अभी मैंने बताया था ना, नॉन होमोलोगस सेपरेट होते हैं, तो नॉन होमोलोगस हो गए ना सेपरेट, ये देखो। अब इसमें मैंने फादर को लिया, जब मैं फादर को लिया, फादर को मैं देख रही हूँ, तो इसमें मैं क्या काउंट करूँगी? एक सेंट्रोमियर है 1n, 2 कॉपी दिख रही है 2C। चलो अब आगे चलते, M1 हुआ, फिर M2 स्टेज आएगी, वही प्रोफेज प्रूफेज सब निकला, मेटाफेज वगैरह टीलो। फिर M2 वाली स्टेज में आए, उसमें भी जब क्या हो रहा होगा? डिवीज़न हो रही होगी, तो डिवीज़न के टाइम, एनाफेज के टाइम पे क्या हो रहा होगा? जो हमारी होमोलोगस है ना, वो भी सेपरेट हो रही होगी। मैं एक ही पेयर लूँगी, मैंने ये ले लिया, अब इसको सेपरेट करना है मुझे, यही सेपरेट हो रहा होगा ना, ऐसे आ रहा होगा, तो क्या दिख रहा है? 1n। ठीक है, एक ही कॉपी ब्लू की दिख रही है तो 1C, इसमें भी एक कॉपी, इसमें भी एक एक अलग है, मैं तो एक सेल की बात कर रही हूँ, तो 1n 1C ऐसे काउंट होना है इसमें। ये तो था मियोसिस का केस। हम माइटोसिस भी देख लेते हैं। माइटोसिस में हमें 2n 2C मिला, डिप्लॉयड ही है अभी भी ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे आने के बाद भी 2n 2C ही होएगा एस फेज में, क्योंकि एस फेज में शुरू होती है रेप्लिकेशन, नॉट फिनिश्ड येट, तो मैं अगले में बताऊंगी एस फेज का कंटेंट। तो एस फेज में यहाँ पे भी जाके 2n 4C 2n 4C हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब यही मेन फ़र्क है, ये जो छोटा सा चार्ट दिख रहा है, कि यहाँ पे जो सेपरेशन होती है ना भाई, वो ऐसे हो रही होती है, ये अलग ये अलग, अलग अलग, क्योंकि चिपके होते हैं सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से। लेकिन यहाँ जो सेपरेशन होएगी ना, वो कैसे होगी? यहाँ पे सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ बनता ही नहीं है सच, तो ये सारे एक ही लाइन में लग जाएंगे। मतलब यहाँ का अगर मैं पेयर देखती ना, वो ऐसे बना हुआ था, तो वो यहाँ से अलग होने की वजह से वो एक इधर जाता है, एक इधर, पर यहाँ पे तो कुछ कम्प्लेक्स ही नहीं बना कभी, तो वो डायरेक्ट होमोलोगस सेपरेट हो जाएगा मियोसिस में, माइटोसिस में, सॉरी, माइटोसिस में डायरेक्ट होमोलोगस सेपरेट होएगा, तो ऐसे बीच से होएगा, तो एक सेल में ये 4 आएंगे इधर के, एक ये एक ये एक ये एक ये आ गए। मैंने किसको देखना है? एक ही पेयर को, क्योंकि मैं डिप्लॉयड की बात कर रही हूँ, तो मैंने पेयर ले लिया, तो 2n 2C आ गया इसका नंबर। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना, मियोसिस में कोई पूछ ले तो क्या हुआ नंबर मियोसिस में? मियोसिस 1 में 1n 1C क्या लेके चले थे हम? 2n 2C। मियोसिस 1 में आया 1n 1C, माइटोसिस में आया 2n 2C। अगर मैं यहाँ ले, हाँ, क्या लेके चले थे? 2n 2C लेके चले थे G1 में। M1 की बात करूँ तो क्या आएगा? 1n और 2C। ठीक है, मियोसिस 1 का है। मियोसिस 2 की बात करूँ तो 1n और 1C, इसका जस्ट हाफ हो गया, इसलिए इसको रिडक्शनल बोलते हैं। और माइटोसिस में क्या चल रहा था? 2n 2C। सेम है, सेम है। ठीक है, पेयर की बात करिए, मैंने डिप्लॉयड लेके चली थी। अब इस चार्ट को देख लेते हैं।
डिप्लॉयड अगर मैंने फिर से डिप्लॉयड लिए, जर्म सेल्स का 1N1C ले लिया, मतलब फादर में क्या रहा होगा, 2N2C रहा होगा कहीं, तो 1N1C आया जर्म सेल में, फर्टिलाइजेशन होकर 2N2C हो गया, दोबारा से एक और है 1N1C से मिला, G1 में 2N2C लेके चला, S में भी वही है, G2 में S फेज में क्योंकि रेप्लिकेशन चली होगी तो 2N4C हो गया होगा, तो इधर भी 2N4C हो गया होगा। माइटोसिस चल रहा है अभी, ये माइटोसिस में सेम होता है, माइटोसिस में कैसे वो ही होगी, ऐसे अरेंज हुआ होगा और यहाँ से टूट गया होगा। तो एक पेयर को अगर मैं देखूंगी, एक 4 होते हैं ना ऐसे, सच एक के अंदर 4 होते हैं ना क्रोमोसोम, मदर मदर फादर फादर, तो एक के पास कितने आने चाहिए, 4 क्रोमेटिड आने चाहिए, और 4 में से मैंने एक पेयर देखना है 2N2C, वो जो अभी देख के आए। यहाँ पे म्योसिस 1 है तो उसमें क्या आ रहा है 1N2C, और यहाँ म्योसिस 2 है, इसके अंदर आ रहा है 1N2C, तो ये लेके चला था ना 1N2C, यहाँ से मिला तो इसके बाद 1N1C कैसे आया वो मैंने यहाँ इस वाले फेज में है वो, ये यहाँ से टूटा इसलिए 1N, इसमें चेक करा तो 1 सेंट्रोमियर था 1N, लेकिन 2 क्रोमेटिड थे तो 2C, जब यहाँ से टूटा तो 1N क्योंकि 1 सेंट्रोमियर और 1 कॉपी तो 1C, यहाँ पे देखा 2 सेंट्रोमियर 2N और 2 ही कॉपी दिख रही है 2C, 1N2C 1N1C 2N2C, लेके चले थे 2N2C। ठीक है, तो अब हमने क्या देख लिया था, अब वो टॉपिक तो हो गया ख़त्म। सेल साइकिल हमने शुरू में देख ली, वो जो सेल साइकिल बनी थी ऐसे कितने फेज़ की थी, कितने आवर्स की थी। डिवीज़न अभी पढ़ ली हमने, लिप्रोटीन एम फेज़ में क्या होता है, काउंट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे रेगुलेशन, जो आखिरी पार्ट है इस टॉपिक का। ठीक है, तो रेगुलेशन में क्या होते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए ना 2 टर्म्स आती है, साइक्लिन्स और उनके क्या काइनेज। साइक्लिन क्या होती है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, मतलब ये कंट्रोल करेगी, और CDKs क्या होते हैं, कैटालिटिक यूनिट है, मतलब ये वर्क करेगा, इसके होने पे ये वर्क करेगा, इसलिए इसका नाम ही क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। जो साइक्लिन है वो क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज भी होते हैं और वो डिग्रेड भी होते हैं, मतलब वो बनते भी है, ख़त्म भी होते हैं, लेकिन CDK ख़त्म नहीं होता, वो एक्टिवेट और क्या होता है, इनहिबिट होता है। अगर फॉस्फेट ऐड हो गई सीरीन पे या थ्रीनीन पे तो एक्टिवेट हो जाएगा, अगर वो रिमूव हो गई, ये सब ऐसे करके सीरीन पे अगर कोई इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड हुई तो वो इनहिबिट हो जाएगा, वो इनहिबिटरी निकल गई तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये सब है। साइक्लिन का काम क्या है कि वो हेल्प करते हैं CDK को कि वो डिटरमाइन कर ले अपना टारगेट प्रोटीन, और CDK का काम क्या है, जब वो साइक्लिन की मदद से डिटरमाइन करते हैं ना टारगेट प्रोटीन, तो उसको क्या करते हैं, काइनेज देके, मतलब फॉस्फेट देके, काइनेज है ना CDK है, फॉस्फेट देख के एक्टिवेट कर देते हैं, बट ये डिपेंड किस पे रहते हैं, साइक्लिन पे, ताकि वो उसको पता चले टारगेट प्रोटीन क्या है, और ये एक साइक्लिन क्या है, रेगुलेटरी है, ये हेल्प कर रहा है कि भाई तुझे इस वाले टारगेट प्रोटीन पे जाना है। अब हम रेगुलेशन पढ़ने के लिए हम क्या देखते हैं, यही हमारा जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है, सेक्रोमाइसिस, पॉम्बे या सेरिवेसी। पॉम्बे क्या है, फिजन यीस्ट है, और सेरिवेसी बडिंग यीस्ट है। तो जो फिजन यीस्ट है ना, उसमें सिंगल साइक्लिन, एक ही साइक्लिन सारी पूरी सेल साइकिल के CDKs को कंट्रोल करता है, और इसके अंदर क्या होता है, बडिंग यीस्ट में सिंगल CDK बाइंड हो सकता है बहुत सारे साइक्लिन्स के साथ, मोर देन 1 साइक्लिन से वो बाइंड हो सकता है, CDK का ये काम है। अब हम देखते हैं इसकी रेगुलेशन। पहले तो हमें इस साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, दोबारा से आ जाते हैं। ये दिख रहा है ना G1 S G2 P M AT P MET, ये वाला जो है ना इंदर वाला सर्कल, ये हम पूरा देख चुके हैं। ये जो है ये सब भी हमने देखा है। अब क्या नहीं देखा हम वो देखते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने G1 फेज की। G0 तो पहले आ चुका था, सेल साइकिल ही है, और रेगुलेशन पढ़ने जा रहे थे इसलिए थोड़ा सा सेल साइकिल याद आना चाहिए। G1 है, इसमें सिंथेसाइज हुई थी, मैंने बोला था, मैंने निभानी बताया कि साइक्लिन और CDK कहाँ आते हैं। अब हमें ये भी बताना चाहिए साइक्लिन और CDK की लोकेशन कहाँ है। तो G1 में क्या हो रहा होता है, और ये इस S फेज में, इसकी जस्ट टर्मिनल पे ना S साइक्लिन का सिंथेसिस हो रहा होता है। सिंथेसिस मतलब S फेज की जो साइक्लिन्स है उनका सिंथेसिस होएगा S साइक्लिन्स का। ठीक है, और उसके बाद रेप्लिकेशन हुई, ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ बना था G2 में ग्रोथ फेज में। फर्दर क्या स्टेप याद रखना है, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर MPF या माइटोटिक CDK कॉम्प्लेक्स। मैचुरेशन प्रोमोट फैक्टर मतलब पूरा सेल सही है, मेच्योरली, मतलब वो कर रहा है, एक्टिवेट है कि एक के बाद एक आगे बढ़ना चाहिए, और सेल साइकिल में मैचुरेशन आ रही है, मतलब आगे प्रोसीड हो रहा है, प्रमोट हो रही है चीज़ें, तब तो ये फैक्टर बनता है कि हाँ भाई आगे ले जाओ, मतलब माइटोटिक CDK इस वाली साइड पे ले जाओ, ये तब बनता है। अगर यही चीज़ नहीं बनेगी तो इसका मतलब है सेल साइकिल रोक दो यहीं पे। ठीक है, ये कहाँ मिलता है हमें G2 फेज में। और क्या है यहाँ पे,
और कुछ इंपॉर्टेंट आया? जैसे वहाँ पे माइटोटिक आया था, यहाँ पे आता है एनाफेज का प्रोमोटिंग फैक्टर, जो एक लाइगेज है, E3 लाइगेज, वो प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करने वाला। तो ये जो एनाफ यूबिक्विटिन टैग करके जो एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर है, ये क्या कहता है कि हाँ अगले फेज में ले जाओ, एनाफेज में ले जाओ। तो यही सारे, अब इसको ही देखना है हमें क्या क्या फ़र्क आया हमारा। G1 में और S में क्या बनते हैं? साइक्लिन्स बनते हैं S के। G2 में एक मेचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर बनता है, और जो एनाफेज वाला पार्ट है उसके अंदर एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, एनाफेज से आगे चलो मतलब ख़त्म होने वाली है साइकिल, ये चलेगा उसमें। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट ये दिख रहे हैं, ये और ये। जो ये चेक पॉइंट है ना, ये दो कलर से दिखा रहा है, ब्लू और रेड सा, पिंक सा डार्क। तो यहाँ पे दो चेक पॉइंट होते हैं। एक तो चेक पॉइंट होता है G1 और S का, इस G1 से इस S में ही। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊँ, ये देखो, ये G1 और ये S है, इसके टर्मिनल पे, इसके बीचों बीच क्या है, एक चेक पॉइंट है G1 और S का। प्लस यहीं पे एक डबल स्ट्रैंड DNA का चेक पॉइंट भी होता है। अगर DNA के डबल स्ट्रैंड में डैमेज हुआ, उसका चेक पॉइंट भी यहीं होएगा। अगर मैं यीस्ट की बात करूँ ना, तो इस चेक पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्टार्ट पॉइंट। और अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। ठीक है, एक चेक पॉइंट आ गया। अगला चेक पॉइंट है हमारा ये वाला। इसकी मैं बात करूँ, G2 और M के टर्मिनल पे बिल्कुल प्रेजेंट होता है बीचों बीच, तो इसको क्या बोलते हैं? G2M का चेक पॉइंट। और फिजन के केस में इसको बोलते हैं, माइटोटिक में एंट्री करने वाला है ना, इसके बाद एम फेज शुरू हो जाएगा, तो वो वाला चेक पॉइंट। जैसे ये देखो भाई, ये वाला क्या है? इंटरफेज। ये क्या है? हमारा एम फेज। तो ये माइटोटिक वाला एंट्री करने वाला है इसमें, माइटोटिक फेज में, तो इसको माइटोटिक एंट्री चेक पॉइंट भी बोलते हैं। तीसरा चेक पॉइंट है ये, यहाँ पे भी दो चेक पॉइंट है, डी एम और ए का। ये एम फेज है और ये ए फेज है। इसके यहाँ पे एक चेक पॉइंट है कि चीज़ें एना फेज में जा रही है, ढंग से जाए। ठीक है, ये हो गया। और साथ में यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड DNA का डैमेज का भी चेक पॉइंट है। ठीक है, तो कितने चेक पॉइंट देख लिए हमने? G1S का चेक पॉइंट टर्मिनल पे, G2M का, और मेटाफेज और एनाफेज का चेक पॉइंट। साथ में हमने डबल स्ट्रैंड DNA का शुरू में, और लास्ट में सिंगल स्ट्रैंड DNA का डैमेज का भी चेक पॉइंट देख लिया। विद यीस्ट का स्टार्ट पॉइंट, एनिमल का डिस्ट्रिक्शन पॉइंट, फिजन का माइटोटिक एंट्री चेक पॉइंट। ठीक है, अब चेक पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। चेक पॉइंट क्यों चाहिए होते हैं? GS1 G2 से M का, और फिर M से A का, और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड, यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड डैमेज का चेक पॉइंट है। भाई ये चाहिए क्यों होते हैं? क्योंकि यही कुछ स्टेप है जो इरिवर्सिबल है। अगर एक बार रेप्लिकेशन हो गई तो वो बन चुका है भाई DNA डबल। अब वो गो बैक वाला साइन नहीं है कि वो वापस चला जाएगा और वापस एक सिंगल में हो जाएगा। ठीक है, G2 से M, अगर वो चला गया ना M में, तो भाई वो ऐसे ऐसे अलग हो जाएगा, उसके बीच में नॉन होमोलोगस या होमोलोगस सेपरेट हो जाएंगे एनाफेज में। और अगर वो एनाफेज में चला गया तो अब तो डिवीज़न यहाँ होएगी, कंडेंसेशन होएगी, और एनाफेज में आ गया तो भाई डिवीज़न तो होएगी। तो ये इरिवर्सिबल कुछ स्टेप्स है। और ये इरिवर्सिबल क्यों भी है? मैंने शुरू में ही बताया, जो साइक्लिन है ना हमारा, वो डिग्रेड हो सकता है और वो सिंथेसाइज हो सकता है। अगर वो डिग्रेड हो गया, G1 से उसको S में जाना है, तो G1 के साइक्लिन डिग्रेड होंगे, तभी तो S के साइक्लिन एक्टिवेट होंगे। फिर S से उसको G2 में जाना है, तो S के ख़त्म होंगे, तभी तो अगले बनेंगे। तो भाई अगर वो डिग्रेड नहीं होते ना, तो वो उसी फेज में पड़ा रहता है सेल। तो साइक्लिन डिग्रेड हो गया तो पीछे कैसे जाएगा? वो वाले साइक्लिन ही नहीं बचे, वो तो पहले ही डिग्रेड हो गए, तो सेल साइकिल पीछे कैसे जाएगी? इरिवर्सिबल ही रहेगी। तो सेल साइकिल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती रहती है, यहाँ से शुरू हुई तो वो आगे आगे चलती रहेगी, वो पीछे नहीं जाती ऐसे। क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो CDK या साइक्लिन है, साइक्लिन मेनली, वो हो जाते हैं हमारे डिग्रेड, और CDK फिर उसकी वजह से, साइक्लिन ना होने की वजह से इनएक्टिव रहते हैं। तो वो प्रोटीन डिग्रेड हो चुके होते हैं, साइक्लिन प्रोटीन। तो हमें साइकिल, जब प्रोटीन नहीं है तो उस फेज में साइकिल आएगी नहीं, इसलिए ये इरिवर्सिबल होते हैं और हमें चेक पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। साइक्लिन्स याद करने का तरीका, हम अपनी साइकिल ना S से शुरू करते हैं, इसके बाद G2 आता है, फिर M आता है, फिर G1 फिर से। तो हम A B C नहीं लिया, और D E। ये जो मैं S साइक्लिन की बात कर रही थी वो क्या है? हमारे A साइक्लिन्स। ठीक है, साइक्लिन है A B D E, और जो D है वो अर्ली वाला है, E का मतलब लेट। वैसे तो E अर्ली वाला आ रहा है, लेकिन हमें लेट कैसे याद रखना है? लेट वाला याद रखना है कि D और E में से लेट कौन सा है। तो लेट के अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें? E। तो D और E में से E प्रेजेंट है, तो E वाला लेट है। फिर CDK की बात करो तो 1 2 1, फिर 2 4 6। इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, ये वो बन गया ना, 2 4 6 टेबल रख दो,
ई वाले का 2 होता है, लेट वाले का, और डी वाले का 4 और 6, शुरू में ये दोनों एक्टिवेट होते हैं। तो जब G1 फेज चल रहा होता है तो सबसे पहले डी साइक्लिन आता है और CD के 4 और 6 को एक्टिवेट कराता है। फिर लेट होते होते मतलब G1 खत्म हो रहा है, इसमें जा रहा होता है, तो ई वाले एक्टिवेट होते हैं और वो साथ में CD के 2 को एक्टिवेट करता है। बडिंग यीस्ट की बात करूँ तो मैं, उसके जो साइक्लिन होते हैं वो सबसे पहले हम चलेंगे G1 की बात करेंगे। तो क्लैन साइक्लिन, क्लैन 1 और 2, और अब साइक्लिब आ गया CLB, 1 से लेके 4, 1 2 3 4, और ये 5 6 इसमें, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और CD के या तो 1 होगा या 28 होगा। अगर मैं फिजन ईस्ट की बात करूँ तो CDC, ये एक साइक्लिन है, CDC 13 होता है और वो किस पे, CD के 1 और 2 पे वर्क करता है। तो फिजन ईस्ट में CD के 1 और 2 है, और बडिंग ईस्ट में CD के 1 और 28 है, और हमारी नॉर्मल CD के 1 2 1 2 4 2 है, ये याद रखना है। और साइक्लिन ABDE, फिर साइक्लिन 1 2, साइक्लिन 1 से 4 और 5 6, और CDC 13, ठीक है। अब अगर हम इस चार्ट की या इस कर्व की बात करें तो हमने क्या ले रखे हैं, हमारे फेजेस G1 S G2 एंड M, ठीक है। तो जो ये सबसे पहले हमारा क्या है, अर्ली वाला D है ना, तो जो अर्ली में शुरू होएगा वो एंड तक भी रहेगा। कैसे, अगर मैं साइकिल की बात करूँ, G1 S G2, ये G1 है, ये S है, और ये G2 है, ठीक है। तो अगर कोई साइक्लिन अर्ली में शुरू हुआ है ना, यहाँ शुरू हुआ है, अलग से कर देते इसको, अगर कोई चीज़ यहाँ शुरू हुई है, ठीक है, तो वो देखो M फेस के भी टर्मिनल पे है, G के भी है, तो वो G से M1 तक रहनी चाहिए, राइट। अगर कोई चीज़ लेट वाली है, E यहाँ बीच में कहीं शुरू हुई होगी, E यहाँ पे आया होगा, तो इसका इस वाले फेज से कोई लेना देना नहीं है ना, अभी बीच में इतने सारे फेज है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, तो E वाली शुरू होएगी और S तक ख़त्म हो जाएगी, लेट वाली। फिर S वाली जो शुरू होएगी ना, S, और जो G2 वाली है, भाई ये सारे, S वाली है ये G1 से शुरू होकर S, G1 के बाद, और M वाली ये सारी आगे तक जाएगी, ये यहीं पे चाहिए क्योंकि यहीं पे इनका डिग्रेडेशन होएगा, इनका पार्ट यहीं है, APC से ये डिग्रेड होते हैं, वो अलग चीज़ है, वो बाद में। बाकी ये चार्ट ऐसे ही है, ये देख लो, ठीक है। E वाला तो यहीं पे, बाकी सब M तक जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं रेगुलेशन एक चार्ट में, बिल्कुल। अब देखो ये क्या है, ये हमारी सेल साइकिल है, इसी में रेगुलेशन स्टडी करेंगे हमें। ये हमारा सबसे पहले ये G1 फेज़, ठीक है, ये हमारा, अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ, ये G1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये G1 की रेगुलेशन। फिर ये S फेज़, देन G2 फेज़, देन P फेज़, M फेज़, फिर एना फेज़, टीलो फेज़, और साइटोकाइनेसिस फिर हो जाती है, ठीक है। अब मैं एक एक फेज़ G1 को खोल रही हूँ, ये वाला G1 है, सबसे पहले G1 को कैसे करना है हमें, G1 में क्या क्या पता होना चाहिए। G1 में क्या चेक पॉइंट्स थे हमारे, G1 और S के चेक पॉइंट थे विद, G1 और S के साथ क्या था हमारे पास, डबल स्ट्रैंड डैमेज का चेक पॉइंट। तो कहानी कैसे चलानी है, देखो G1 के बाद क्या आना चाहिए कायदे से, ये वाला S फेज़ आना चाहिए। इस S फेज़ में आने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हम दो चीज़ों के रोल पढ़ रहे हैं। इमेजिन रेटिनोब्लास्टोमा है, ठीक है, RB है रेटिनोब्लास्टोमा। ये क्या करता है, ये E2F एलोंगेशन 2 फैक्टर से बाइंड करके रखता है। जब एलोंगेशन नहीं होगी तो सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ये बाइंड कर लेता है और हमारे आगे के साइक्लिन नहीं बन सकते। मतलब साइक्लिन एक किसका था, अगर याद दिलाऊँ मैं, S G2 M G1, ABC ऐसे शुरू था ना, तो S था A का, तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे, A की हो रही है, मतलब S फेज़ की बात चल रही है। तो ये जो हमारा, अगर E2F पे रेटिनोब्लास्टोमा नॉर्मली बाइंड करके रखता है तो साइक्लिन ए नहीं बन पाएगा, क्योंकि सेल साइकिल आगे नहीं जाएगा ना, एलोंगेशन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन आगे कराएगा ही नहीं, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी साइकिल। तो हमारे पास क्या होते हैं आगे बढ़ाने के लिए, कौन आते हैं, साइक्लिन और CDKs, ठीक है। तो साइक्लिन क्या बना होगा, अर्ली टाइम में 6 साइक्लिन बना होगा D, जिसका 4 और 6 होता है साइक्लिन D का, ठीक है, 4 और 6। इन दोनों ने क्या करा, साइक्लिन है और ये CDKs है, फॉस्फोराइलेट करेंगे, फॉस्फोराइलेट कर दिया किसका, रेटिनोब्लास्टोमा का।
और रेटिनाब्लास्टोमा को कर दिया इनएक्टिव। अब ये नॉट एबल टू बाइंड विद E2F, एलोंगेशन फैक्टर 2 से बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन आगे चलेगी और साइक्लिन ए बन चुका होगा। इसलिए साइक्लिन ए G1 के जस्ट थोड़ा सा आगे से लेके M तक आगे तक रह रहा था और एस फेज आ गया। एक तो ये वाली रेगुलेशन पढ़ ली हमने, ठीक है। ये नॉर्मल है, यहाँ से इस CD6 और साइक्लिन D तक से लेके यहाँ तक ये वाला पढ़ लिया पार्ट, एलोंगेशन फैक्टर से आगे कैसे बढ़ती है। अगर सेल में क्या है, डबल स्ट्रैंड डैमेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डैमेज का भी चेक पॉइंट है, तो डैमेज कैसे होने वाला है, ये डबल स्ट्रैंड है, यहाँ ये डैमेज आ गया, क्रैक आ गया, तो सबसे पहले क्या आएगा, MRN आएगा इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। MRN क्या होता है, एक सेकेंड, ये डबल स्ट्रैंड डैमेज यहाँ पे हो गया, इसके लिए MRN आया इसको डिटेक्ट करने के लिए। MRN क्या होता है, MRD1, RAD50 और RAD51 हमने कहाँ पढ़ा था रिकम्बिनेशन में ना अभी, RAD50 और NSA, ठीक है, ये आते हैं, इनका कॉम्प्लेक्स आता है MRN कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करता है, यहाँ पे ATM को रिक्रूट करता है। ATM रिक्रूट होते हैं, डबल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, डैमेज डबल स्ट्रैंड पे हुआ है। ATM रिक्रूट होते ही क्या करता है, जो CH2K2 है ना, इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है, CHK2 को फॉस्फोराइलेट कर देता है ATM। अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ऐसे क्यों हुआ। नॉर्मली क्या चल रहा होता है, देखो नॉर्मली अगर बताऊँ मैं सेल में क्या चल रहा होता है, P53 है, ये क्या है हमारा P53 जीन है, इमेजिन कर लो कोई भी ट्यूमर सप्रेशन जीन है, P53 है हमारे पास, तो इसको ना MDM ने, एक प्रोटीन है MDM, ये रोक के रखता है और P53 का क्या कर देता है बाद में, मतलब इसके साथ अटैच होती है MDM, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करा देता है P53 का। नॉर्मली जो ये कहानी चल रही थी, इसलिए सेल साइकिल आगे बढ़ रही थी। तो सेल साइकिल के आगे बढ़ने में किस किस का रोल था, एक तो रेटिनाब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेट होना, और जो P53 है इससे इसका यूबिक्विटिनेशन होना, ठीक है। और सेल साइकिल हमारी S फेज में आगे बढ़ रही थी, लेकिन डैमेज है तो उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए ना, तो अब क्या P50 को हमें बचाना होगा, तो कैसे बचाएंगे। ये आया था डैमेज को रिकॉग्नाइज करने, ATM को रिक्रूट करा, ATM ने क्या करा, CHK2 को फॉस्फोराइलेट करा, फॉस्फोराइलेटेड CHK2 क्या करता है, MDM को ना अलग कर देता है और P53 को फॉस्फोराइलेट। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, जब रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट किया था ना, तो एलोंगेशन फैक्टर 2 आज़ाद हो रहा था, आगे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे P53 को जब वो करा है फॉस्फोराइलेट, तो भाई ये आगे इनहिबिटरी सिग्नल्स पास करने वाला है, ये तो पॉजिटिव सिग्नल कर रहा था, E2F फ्री हो गया था, MDM अलग करा, CHK2 ने MDM को अलग करा और P53 फॉस्फोराइलेटेड को अलग करा। अब P53 जो फ्री हो चुका है, नॉर्मली जिसका यूबिक्विटिनेशन होना था बट हुआ नहीं बिकॉज ऑफ फॉस्फोराइलेटेड CHK2 की वजह से नहीं हुआ, तो ये P53 फॉस्फोराइलेटेड दो पार्ट्स में टूटता है, P21 यूनिट में और P27। जो P21 है ना, जो रेटिनोब्लास्टोमा नॉर्मल कंडीशन में इसको बनाने वाला था साइक्लिन ए, ये S फेज के CD के इसको क्या कर देती है, रोक देता है। P21 जाके इससे बाइंड कर लेता है जो S फेज में CD के पड़ा होगा, और आगे सेल साइकिल बनती ही नहीं है अगर ये CD के ऐसे इसके साथ अटैच रहेगा P21 के साथ। तो ये किसको ये CD के क्या है, काइनेज है, मतलब किसी ना किसी टारगेट प्रोटीन को ये फॉस्फोराइलेट करने वाला था, बट ये इसके साथ बंध गया है, तो ये इनएक्टिव हो गया और आगे सेल साइकिल बढ़ेगी नहीं अगर टारगेट प्रोटीन फॉस्फोराइलेट नहीं होंगे। ये तो हुआ P21 का, सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया। P27 क्या करता है, SCF यूबिक्विटिनेशन करा देता है बच्चे कुछ सब प्रोटीन का, ताकि आगे ना चले जाएँ एस फेज में, DNA रिपेयर कराएगा, और अगर इनसे भी कुछ नहीं हो रहा ना, सेल साइकिल में रिपेयर नहीं हुई, तो एपोप्टोसिस करा देगा और फिर भी वो एस फेज में नहीं जा रही, एपोप्टोसिस हो गया उनका। या क्या करेगा, P53 GAD45 और PCNA से जुड़ता है और फर्दर एस फेज में जाने से रोक देता है, क्योंकि PCNA किस में चाहिए होता है, ये क्या होता है, क्लैंप लोडर था ना PCNA, ठीक है ना, जैसे बीटा क्लैंप लोडर था किस में, गामा लोडर था हमारा प्रोकैरियोट की रेप्लिकेशन में, वैसे PCNA पॉलीसेल न्यूक्लियर एंटीजन जो था ये किस में आता था, हमारा यूकैरियोटिक की रेप्लिकेशन में एज अ क्लैंप लोडर का काम करता था PCNA। अब इसको तो इसने रोक दिया, तो रेप्लिकेशन आगे कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। तो हमने फर्स्ट फेज है जो हमारा व्हाट, दैट इज G1 फेज, उसके अंदर अगर, हाँ और एक चीज़ और, P53 है और एक P16 यूनिट आती है, वो क्या करती है, ये आगे पड़ा था, इसको भी तो रोकेगी, इनको रोक देती है। डैमेज होता है ना, जब डैमेज उसको रिकॉग्नाइज होता है तो P16
CDK6 को CDK4 साइक्लिन डी इन सबको रोक देती है। तो ये फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएंगे, फॉस्फोराइलेट नहीं हुआ तो कहानी ये हो जाएगी, वो E2F पे आके बाइंड हो जाएगा, E2F पे बाइंड होते ही क्या होएगा, एस फेज की साइक्लिन को ब्लॉक कर देगा। तो अभी तक हमने क्या देखा है, नॉर्मली साइकिल क्या चल रही थी, CDKs आ रहे थे, फॉस्फोराइलेट कर रहे थे रेटिनोब्लास्टोमा को, जिसकी वजह से वो E2F पे बाइंड नहीं हो रहा, E2F पे बाइंड नहीं हो रहा तो वो आगे साइक्लिन बना रहा है, जा रहा है आगे। लेकिन अगर डैमेज हुआ तो P16 सबसे पहले इस पाथवे को रोक देता है, मतलब CDK को ब्लॉक करा उसने और फॉस्फोराइलेज नहीं हुआ तो RB इसको E2F को आके पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता, सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ती। नॉर्मली क्या हो रहा था, P53 का यूबिक्विटिनेशन हो रहा था, लेकिन जैसे उसको सेल को पता चला भाई डैमेज है तो MNR रिक्रूट हुआ, फिर ATM रिक्रूट हुआ, फिर फॉस्फोराइलेशन हुआ CHK का K2 का, और इसने क्या करा, MDM को हटा दिया तो P53 फॉस्फोराइलेट हो गया। P53 के फॉस्फोराइलेट होती सेल साइकिल रुकती है, इसलिए पहले इसको हम यूबिक्विटिनेट करा के रखते थे, अगर हमें आगे जाना होता था सेल साइकिल में तो यूबिक्विटिनेट कर देते थे, क्योंकि ये रोकता है सेल साइकिल को आगे जाने से। अब तो डैमेज ही हो गया, ये रोकना है तो P53 ने SK CDK को पकड़ा, इनएक्टिव करा, और क्या करना है, P27 ने क्या करा, SCF यूबिक्विटिनेशन करा, एपोप्टोसिस करी, और रेप्लिकेशन ना हो आगे जाके PCNA को भी पकड़ लिया, और P16 ने इनको रोक दिया। ये हुआ है फर्स्ट पे। लेकिन अगर सब सही चल रहा होता, साइक्लिन ए जा रहे होते आगे, तो आगे क्या कंडीशन आती है, एस फेज में आता, और एस फेज में क्या होता है, माइटोटिक कॉम्प्लेक्स बनते हैं कुछ, या बोल लो मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर MPF, जो क्या करने वाले हैं भाई, इसको ध्यान से याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन देख रखा है मैंने। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कराता है और जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसको ब्रेक कराने में हेल्प करता है ये मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। यहाँ ये कर नहीं रहा है, ये करेगा जब वो एम फेज में पहुंच जाएगा, इसलिए माइटोटिक का CDK कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमने याद रखना है, एस फेज में साइकिल आई, उसके बाद किस में आएगी, G2 में, ये G2 का फेज है पूरा। ठीक है, ये G2 है। G2 में एक ना प्रोटीन होता है V1 प्रोटीन, रेगुलेशन पढ़ रहे हैं हम साइक्लिन CDK और सेल साइकिल की। V1 प्रोटीन होता है भाई, ये क्या करता है, यहाँ पे कौन सा साइक्लिन मिलने वाला है हमें, M का, M साइक्लिन मिलने वाला है हमें यहाँ पे। M साइक्लिन तो वैसे कुछ था तो नहीं, याद करो एक बार, A B फिर C कुछ नहीं था, फिर D E, तो M साइक्लिन हम क्या बोल रहे हैं, जो आगे यूज़ होने वाले साइक्लिन, उसको ये M साइक्लिन CDK बोल दिया। ठीक है, ये CDK है, माइटोटिक का CDK है हमारा, G2 फेज की बात चल रही है, इसमें आगे जो मैचुरेशन फैक्टर है या माइटोटिक CDK कॉम्प्लेक्स ही बताया ना, ये यही है MCDK। तो ये जो MCD हमारा नॉर्मली M सब हटाओ, CDK को याद रखो, CDK का क्या होता है, काइनेज एक्टिविटी रखता है। ठीक है, दूसरों को काइनेज एक्टिव करता है फॉस्फेट लगा के। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये MCDK है, इसके पास एक T लूप है और यहाँ पे एक ये साइट है, ATP बाइंडिंग साइट है। ठीक है, इस CDK को अगर मैं खोल दूँ तो इसका एक टायरोसिन 15 टायरोसिन जो रेजिड्यू है ना, V1 क्या करता है, इसके ऊपर भाई इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा देता है, रेगुलेट कर दिया ना, रोक दिया ना इसने, अगर इसको लगा गड़बड़ है, आगे नहीं भेजनी चाहिए, सेल साइकिल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तो V1 ने क्या करा, इस CDK को फॉस्फोराइलेट कर दिया, रोक दिया। ये खुद फॉस्फोराइलेट करता है CDK ओरो को, टारगेट प्रोटीन को, पर इस काइनेस को V1 ने आके इनहिबिटरी डाला, इनहिबिटरी फॉस्फेट लगाया कहाँ पे, 15th टायरोसिन पे। क्यों लगता है वो चीज़, इसलिए होती है कि भाई प्री मैच्योर एंट्री ना हो जाए एम फेज की, इसलिए इसको MCDK बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास सेक्रोमाइसिस पोम्बे है, फ्यूजन वाली है, तो टायरोसिन होएगा, और वर्टिब्रेट है तो थ्रियोनिन, हम लोगों में थ्रियोनिन के 15 या 14 रेजिड्यू पे होता है। ठीक है, अभी लग गया, और अगर सेल साइकिल को लग रहा है कि ये सारा कॉम्प्लेक्स जो है सब कुछ सही है, आगे बढ़ना चाहिए, तो इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटना चाहिए ना, तो क्या होएगा, CDC25 आता है और वो इनहिबिटरी फॉस्फेट को यहाँ से हटा देता है, प्लस CAK क्या आता है, एक्टिवेटिंग काइनेस, CDK का एक्टिवेट काइनेस, ये जो CDK इसको एक्टिवेट करने के लिए ये ऐड करता है फॉस्फेट, इसके कहाँ 161 थ्रियोनिन रेजिड्यू पे। अभी तक कहानी क्या हुई, जो V1 है इसने इनहिबिटरी डाला कहाँ पे, CDK के टायरोसिन वाले उस पे, टायरोसिन या थ्रियोनिन पे 15वें रेजिड्यू पे। ठीक है, उसके बाद CDC25 उसने रिमूव कर दिया, यही जो उसने लगाया था, क्या गाया इसने, इसको एक्टिवेट कर दिया 161 फॉस्फेट पे थ्रियोनिन के। ठीक है, और एक जो सिक्के अगर उसको फिर भी लगे ना, यहाँ पे इतना आगे आने के बाद उसको एकदम से लगे कि नहीं भाई सेल साइकिल आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो SIC1 क्या करता है, स्कैग को रोक देता है। ठीक है, G2 की कहानी इतनी सी थी कि प्री मैच्योर एंट्री नहीं होने देता है, इसलिए वो ये करता है, अगर उसको लगता है सब सही है तो वो ये करता है। ठीक है, उसको फिर लगता है गलत है तो SIC1 से वो इनहिबिट कर देता है। ये था माइटोटिक CDK के बारे में जो G2 में यूज़ हो रहा है।
ठीक है, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये आगे मैच्योर हो रही है, साइकिल आगे जा रही है। प्रो फेज में आया, मेटा फेज में आया, अब एनाफेज में है मेन इंपॉर्टेंट चीज। एनाफेज देखो इतना बड़ा है। एनाफेज में क्या होएगा, ये एम सी डी के था जो यहाँ तक आया, यहाँ पे हाई एम साइक्लिन होगा क्योंकि एम फेज में है ना, तो साइक्लिन होना चाहिए यहाँ पे। कौन सा, एम वाला ही हाई एम साइक्लिन हो रखा है। मतलब इसको कैसे डिनोट कर रखा है, एम साइक्लिन कैसे होता है, क्या मतलब क्या है, एम फेज में माइटोसिस में या मियोसिस में क्या होएगा, साइक्लिन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसको एम उस नाम से दे दिया एम फेज से। तो एम साइक्लिन ज़्यादा होता है तो क्या करता है, एक ना हमारे पास एक यूनिट होती है ये स्कैफोल्ड, सी डी सी स्कैफोल्ड यूनिट, जिसका सी डी सी 10 और सी डी सी 11 भी होता है। तो ये हाई एम साइक्लिन होने की वजह से सी डी सी 2 जो यूनिट है वो एम साइक्लिन ज़्यादा होने की वजह से इस पर ऐड हो जाती है। ऐड हुई तो स्कैफोल्ड यूनिट तो है 10 11 प्लस उसमें सी डी सी 2 भी आ गया। अब सी डी सी 20 आता है, उसको वो फॉस्फोराइलेट होता है ड्यू टू हाई एम साइक्लिन, और फिर क्या होता है वो भी इसके ऊपर लग जाता है, 2 के ऊपर 20 भी लग जाता है। और क्या होता है, ये मिलके क्या बना लेते हैं, ये पूरे को बोलते हैं एपीसी कॉम्प्लेक्स या फिर E3 लाइगेज। एपीसी कॉम्प्लेक्स एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये एनाफेज को आगे प्रमोट करेगा, मतलब आगे चलो साइकिल ऐसे है। तो E3 लाइगेज है ये, मतलब कुछ ना कुछ E3 लाइगेज का काम क्या, यूबिक्विटीन कराना। अब ये क्या करेगा, इसका पहला काम है एम साइक्लिन का काम खत्म, एम साइक्लिन का काम खत्म क्योंकि एम साइक्लिन एम फेज में आगे, बस इसको बेंड करनी है साइकिल, एम साइक्लिन को यूबिकेट। एस साइक्लिन जो इस फेज के थे एस के, उसको भी खत्म करेगा। तभी तो जो हमने वो ऐसा चार्ट पढ़ा था ना कि सारे के सारे एम तक जा रहे हैं, बस ई वाला है जो इतना है, बाकी सब G1 से स्टार्ट होकर एम तक तो जा रहे हैं, इसलिए वो ये एम फेज होता है। क्योंकि ए पे से यहाँ पे आके सबको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। किस किस को डिस्ट्रॉय करते हैं, G1 और एस के जो साइक्लिन थे आने में, जो एस के थे और जो एस और G2 के थे और जो एम तक आ रहे थे, उन सबको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय। एम साइक्लिन डिस्ट्रॉय, एस साइक्लिन डिस्ट्रॉय। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या करता है ये, एक ना हमारे पास क्या होता है, ये सफेरेज और ये सिक्यूरिन, ये आपस में एक प्रोटीन यूनिट है, बट ये क्या करते हैं, ये जो एपीसी कॉम्प्लेक्स बना है, एपीसी कॉम्प्लेक्स का बना है सीडीसी स्कैफोल्ड यूनिट का, जो 10 और 11 भी है उसके पास, फिर 2 जुड़ा, फिर फॉस्फोरिलेटेड 20 जुड़ा। ये एपीसी कॉम्प्लेक्स सिक्यूरिन को क्या करता है, सिक्यूरिन को यूबिक्विटिनेट करता है। जब ये पार्ट यहाँ से हटेगा तो ये वाला बचेगा, और ये वाला पार्ट क्या है, ये ऐसे होता है देखो, सफेरेज और सिक्यूरिन, सिक्यूरिन को इसने तोड़ दिया, सफेरेज बचा, ये फ्री हो गया, तो सफेरेज कहाँ जाएगा, ये जाएगा क्रोमोसोम के पास। क्रोमोसोम आपस में ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे कोहेसिन प्रोटीन होता है, इस कोहेसिन प्रोटीन को सफेरेज आके डिग्रेड करता है। तभी तो होमोलोगस या नो जो होमोलोगस होते हैं हमारे सिस्टर क्रोमेटिड, वो ऐसे सेपरेट होते हैं एनाफेज में, इसके थ्रू। एनाफेज में हमने ये तो पढ़ा है कि इंटरडिजिटल पोल्स होते हैं, पोल की तरफ खींचता है वो, और कोहेसिन प्रोटीन भी पढ़ा था ना, तो वो ये वाला प्रोटीन था जिसको सफेरिस डिग्रेड करता है, और सेल साइकिल आगे चलती है, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी अगर वो एनिमल है, नहीं तो वो टीलोफेज में जाएगा, अलग अलग बनाएगा, और सेल प्लेट बनेगी अगर वो प्लांट है, तो साइटोकाइनेसिस यहाँ होगी। ये थी पूरी रेगुलेशन, ठीक है। ये जब उसका डबल स्ट्रैंड में डैमेज है, ये जब नॉर्मल है, और यूबिक्विटिनेशन जब नॉर्मल है, लेकिन डैमेज आया तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, ये फॉस्फोराइलेशन हट जाएगा, P16 इसको रोक देगा। एस में क्या होएगा, V1 वाला प्रीमेच्योरिंग वाला, CDC25 कैग वाला और सिक वाला, इसके अंदर ये वाला यूनिट और ये। अब एक ये छोटा सा पार्ट रह गया, इसके अंदर क्या चलेगा, इमेजिन एनाफेज में ही है, जो सिंगल स्ट्रैंड रिपेयर होता है वो इसी में है। ये सिंगल स्ट्रैंड डैमेज को यहाँ पे सेंस होता है क्योंकि यहाँ पे चेक पॉइंट होता है ना सिंगल स्ट्रैंड डैमेज का। ये हमारी 2 स्ट्रैंड है, जिसके ऊपर वाली स्ट्रैंड में डैमेज है, सिंगल स्ट्रैंड है, वहाँ पे क्या आया था, MRN आया था, MRN1, NSA और RAD50, और यहाँ पे क्या आएगा, RPA आएगा। RPA क्या है, RPA रेप्लिकेशन का वो याद है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन विद इन यूकैरियोट रेप्लिकेशन, ठीक है, ये वो वाला RPA है। तो वहाँ पे ATM रिक्रूट हुआ था, यहाँ ATR रिक्रूट होएगा, वहाँ CH1 को फॉस्फोराइलेट करा था, यहाँ CH2 को करा था, यहाँ CH1 को करेंगे फॉस्फोराइलेट। फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये एक पॉजिटिव सिग्नल देता है अरोरा बी काइनेस को, और सबसे पहले वो रोक देता है CDC25, जो इसको हटाने वाला था ना, इनहिबिटरी फॉस्फेट, इसको भाई रोक देगा कि भाई तू रुक जा, इनहिबिट जो कर रखा है तू करके रख, आगे मत बढ़ा। तो सबसे पहले, एक मिनट,
तो इसने CDC25 को क्या करा, रोक दिया। ठीक है, CDC25 को रोक दिया और अरोरा बी काइनेज को एक पॉजिटिव सिग्नल बोला, CHK1 की बात कर रही हूँ। वहाँ उसने P53 को क्या करा था, फॉस्फोराइलेट करके सारी चीज़ों को रोक दिया था, अरेस्ट कर दिया था सेल साइकिल को। तो यहाँ इसने CDC25 से अरेस्ट करा कि इनहिबिटर फॉस्फेट ना हटाए और अरोरा बी काइनेज को पॉजिटिव सिग्नल भेजा। अरोरा बी काइनेज ऐसा दिखता है, MDM होता है इसके पास और बर्ब MAD1 और MAD2 ऐसे यूनिट्स होती है इसके पास। तो ये क्या है, अरोरा बी काइनेज क्या करेगा, बर्ब और MDM को भेजेगा और क्या कराएगा, वो ऐड नहीं हो रहा था CDC20 ये स्कैफोल्ड यूनिट पे, फिर वो APC कॉम्प्लेक्स बना रहा था। APC कॉम्प्लेक्स की वजह से ही तो ये कोहेसिन प्रोटीन हट रहा था और सेल साइकिल आगे चल रही थी। तो इसको ही सबसे पहले टारगेट करेगा कि CDC20 ना जाके उसके ऊपर लगेगा और ना ही APC कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो CDC20 है ना, इसको ले जाके मैड पे, MDM है ना इसके ऊपर, अरोरा बी काइनेज के MDM है उसके ऊपर बाइंड करा देता है, उसके ऊपर अटैच करा देता है। तो अब CDC20 अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं बनेगा APC कॉम्प्लेक्स और आगे सेल साइकिल नहीं जाएगी। तो यही है इसका काम। और जैसे ये हटेगा तो अपना इनहिबिशन हटा लेगा, कहाँ से, अरोरा बी काइनेज हटा लेगा इनहिबिशन, MDM इसको रिलीज कर देगा और CD25 भी रिलीज हो जाएगा और सेल साइकिल आगे बढ़ चलेगी। ठीक है, उसके बाद अब खत्म हो चुका है, यही थी रेगुलेशन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने पढ़ा था। ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट की। साइक्लिन G1 में क्या होते हैं, डी साइक्लिन अर्ली में, और G1 और S के बीच में E आता है जो वहीं उतने ही तक रहता है, आगे नहीं पहुंचता ये साइक्लिन E वाला। तो CDC4 6 और यहाँ पे 2। S साइक्लिन, अगर वो चार्ट याद कर रहे हो ABCD वाला जो बनाया था उसको देखते हुए, S साइक्लिन है, S में ए क्या होता है, ए साइक्लिन बोलते हैं S फेज के साइक्लिन को, जिसमें 1 और 2 CDK होते हैं, जिसको MCDK भी बोलते थे। G2 में क्या आ रहा था, आ गया ना MCDK, CDK1 होता है उसको MCDK बोलते हैं, और 20 साइक्लिन है G2 में। उसके बाद अगर मैं यही बात करूँ किसमें, बडिंग यीस्ट में, तो बडिंग यीस्ट में G1 में जो ऐसे पढ़ा था ना हमने, S G2 M और G1, यहाँ क्लैन वाले आ रहे थे ना, तो वही है यहाँ पे क्लैन 1 2 3 कोई भी होएगा। ये तो था कौन सा, अर्ली वाला। लेट वाले में 1 2 आएगा, तो 1 2 3 आ गए ना G1 में ही। S फेज में इस वाले में क्लब पढ़ा था मैंने 5 6, और G2 में पढ़ा था 1 से 4 तक क्लब, और CDK1 या 28 है इसका। फिजन यीस्ट में मैंने सारे के सारे साइक्लिन CDC13 नाम था और इसको CDK1 और 2 था। ठीक है, फिजन में, बॉम्बे में। अब ये कुछ है, इसको भी देख लो, ये सारे प्रोटीन है। CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, कैग, ये कहाँ नाम पड़ा है कैग वाला, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटा रहा था, है ना, इनहिबिटरी फॉस्फेट को ये हटा रहा था। और नहीं, कैग नहीं, वो तो CDC25 था, सॉरी, CDC25 हटा रहा था। ये क्या कर रहा था, जब वो हट गया था ना CDC25 से इनहिबिटरी फॉस्फेट, तो फॉस्फोराइलेट कर रहा था थ्रेओनीन के 161 थ्रेओनीन रेजिड्यू पे एक्टिवेटिंग फॉस्फेट, एक्टिवेटिंग काइनेज है ना, तो एक्टिवेटिंग फॉस्फेट ऐड कर रहा था। V1 ये करता है इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड, कहाँ पे, ये कहाँ पे ऐड करता है, 15 थ्रेओनीन या टायरोसिन, अगर देख लेंगे, अगर वर्टिब्रेट है तो थ्रेओनीन और अगर इनवर्टिब्रेट है तो टायरोसिन रेजिड्यू पे। ठीक है, CDK1 जो आया था हमारा, CDK1 कौन से में, एनाफेज में, वो CDC25 को ऐसे ब्लॉक करके रखता था ना, यहाँ पे CDK1 है, वो ब्लॉक कर देता था CDC25, और CDC25 क्या करने वाला था, इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटाने वाला था, और ये इनहिबिटरी फॉस्फेट लगाई किसने थी, V1 ने। तो ये सप्रेस करके रखता है, सप्रेस CDK1, मतलब CDK1 जो है ना वो सप्रेस करके रखता है G2 फेज को, ये बता रखा है। और V1 का काम भी यही है, सप्रेस करके रखना, इमेच्योर एंट्री नहीं कराता, प्री मेच्योर एंट्री नहीं कराता। CDC25 आ गया, लो इसका काम क्या था, फॉस्फेटेज है तो ये रिमूव करता है और एक्टिवेट कर देते हैं CDK1 को। CDK1 क्या करेगा, यही थ्रेओनीन पे लगाएगा फॉस्फेट। SIK1 ये भी सप्रेस करता है CDK को, देखो SIK1 भी हमने पढ़ा था ना, यीस्ट के केस में SIK1 क्या करता है, CDK एक्टिवेटिंग इन G1 फॉस्फोराइलेट CDK डिस्ट्रक्शन ऑफ, ये CKI अभी जो पढ़े थे हमने, CDK काइनेज इनहिबिटर जो थे उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, मतलब ये इनहिबिटर की तरह काम करता है। ये CDC25 को भी रोक देगा और जो कैग आ रहा था उसको भी रोक देगा। ठीक है, P27 ये तो पता ही है, P27 क्या कर रहा था, उसको रोक रहा था, या तो SCF करा रहा था
यूबिक्विटिनेशन HCF करा था या एपोप्टोसिस करा रहा था, ठीक है, या फिर रिपेयर में भेज रहा था, ये वो चीज़ है। ये क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ भी देती हूँ। सप्रेस G1 और S के CDK को सप्रेस कर रहा है, वो तो पता चल गया, ठीक है। हेल्प करता है क्या, सेल साइकिल को विड्रॉल करने की, भाई आगे मत बढ़। और ये SCF क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। SCF जो है ना, यूबिक्विटिनेशन कराना है। ये जो यूबिक्विटिनेशन किसका हो रहा था, P53 का। और ये जो P53 का यूबिक्विटिनेशन था, ये किसकी वजह से हो रहा था, कौन सी फेज में हो रहा था, G1 में। तो G1 के जितने भी प्रोटीन्स है ना, या CDK या साइक्लिन है, उसका जो यूबिक्विटिनेशन होता है, साइक्लिन में बता रही थी ना, डिसइंटीग्रेट होते, मतलब वो डिजेनरेट होते हैं, मतलब डिग्रेड होते हैं, या फिर सिंथेसाइज होते हैं साइक्लिन। तो वो किसी ना किसी E3 लाइगेज से होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के E3 लाइगेज है, एक तो है SCF और एक है APC कॉम्प्लेक्स, जिसको जो बाकी साइक्लिन्स को डिस्ट्रॉय करता है, एस फेज के, एम फेज के। और SCF है जो G1 के साइक्लिन को मेनली डिस्ट्रॉय करता है या CDK को इनएक्टिव करता है। तो S का मतलब होता है S के P1, C का क्यूलिन, F का F बॉक्स। और ये तीनों क्या है, अरेंज होते हैं एक RBX1 रिंग में, ठीक है। E3 लाइगेज है, ये यूबिक्विटिनेट कराता है G1 फेस का, ठीक है। और ये मैंने APC भी लिखा हुआ है स्टार मार्क करके। P16 ये याद आ गया, जो शुरू में रेटिनोब्लास्टोमा वाला चल रहा था, उसको रिप्रेस कर रहा था। तो G1 के CDK इसको इनएक्टिवेट कर देता है, P16। अब आता है APC कॉम्प्लेक्स, ये E3 लाइगेज वाला कॉम्प्लेक्स। इसके पास F बॉक्स नहीं होता, SCF था ना, F बॉक्स इसके पास नहीं होता। ये भी यूबिक्विटिनेट करता है किस किस को, सिक्यूरिन को, S फेस के साइक्लिन को, M फेस के साइक्लिन को डिग्रेड करता है। तो किसने क्या क्लीव कर दिया, S फेस का A था, M फेस का कौन था, B था। और E भी M में ही आ रहा था, क्योंकि ये G1 का शुरू का है, ओ G1 का लेट का है। S फेस का और कौन है, E। ये वाली साइक्लिन को कौन डिस्ट्रॉय करता है, हमारा APC, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और ये रेगुलेट किसको करता है, APC CDC2 और 20 को फॉस्फोराइलेट करके अपने ऊपर ऐड कराता है, तब एक्टिवेट होता है। इसकी रेगुलेशन ऐसे है। CDC20 की बात करूँ तो ये जब फॉस्फोराइलेट होती है, तो ये क्या है, मेटाफेज से एनाफेज में पास ऑन करता है, क्योंकि ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, तो ये वही चीज़ कराता है। CDC20 की बात 2 की बात करूँ तो ये भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, एम साइक्लिन डिग्रेड भी करता है ये, तो सारे ही करता है, APC सब कुछ डिग्रेड करता है। CK-I की बात करूँ तो ये क्या है, CDK के इनहिबिटरी काइनेजेस है, प्रोटीन है इनहिबिटरी। ये एक्टिव साइट पे भी बाइंड हो सकते हैं, मॉड्यूलेटरी साइट पे भी बाइंड हो सकते हैं। तो इसके दो टाइप के आते हैं, INK4 इनहिबिटरी काइनेज और SIP या KIP। जो INK4 है ना, ये CDK4 और 6 को इनएक्टिव करता है, तो वो G1 के है। तो ये इंक जो है वो ना 4 टाइप के होते हैं, 4A, 4B, 4C, 4D। और जो 4A है वो P16, जो G1 के शुरू में रेटिनोब्लास्टोमा वाले एरिया पे CDK4 और 6 को इनहिबिट कर रहा था, और साइक्लिन D को। और 4B है वो P15 है, P15 भी कहीं वर्क करता है, 4C P18 है, 4D P19 है, कहीं ना कहीं इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और जो सिप और किप है, ये है CDK इनहिबिटरी प्रोटीन या काइनेज के इनहिबिटरी प्रोटीन, मतलब CDK की बात चल रही है, वही काइनेज प्रोटीन होता है ना। तो P21 S फेज के वो कर रहा था ना, जो S साइक्लिन थे उसको, मतलब B वाले को S फेज के। 27 क्या कर रहा था, आगे SCF कर रहा था, एपोप्टोसिस कर रहा था, आगे जाने से रोक रहा था, ठीक है। और 57 ये तो इनकी यूनिटी है, ठीक है। एंड डन ये टॉपिक।